आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मणों ने हुंकार भरी है, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की 2027 में विदाई हो जाएगी? योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पहले ही ठाकुर और ब्राह्मणवाद को लेकर के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने और उसके साथ साथ समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में पहुंच करके जिनेश्वर मिश्रा उनकी जयंती पर जो हुंकार भरी और जिस तरीके से भीड़ आई, और उसके बाद में राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया। पवन पांडे, अयोध्या के पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि ये दिन में राम 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 करते हैं और रात में चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज रही है? दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे काली पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया, ये हम कहना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा समझनी बहुत जरूरी है। और अगर उत्तर प्रदेश में करीब 13-14%, कुछ कहते हैं कि 15% है, अगर ये ब्राह्मण तबका अगर बीजेपी से छिटक गया, चला गया, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? और बांकीपुर और दतिया दो जगह पर बड़े उदाहरण है जहां पर बीजेपी को सवर्णों ने तगड़ा झटका दिया है। और राम मंदिर के बाद में, राम मंदिर चोरी के बाद में, क्या वाकई अब बीजेपी का जो ब्राह्मण तबका था, वोटर था उसका, वो अब उससे बिल्कुल अलग हो रहा है? अगर 22 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहां इतना अंतर है। 52 ब्राह्मण विधायकों की बहुत पहले भी बैठक हुई थी, आप याद करिए। और 52 ब्राह्मण विधायकों की जब बैठक हुई थी तो उसको लेकर के कहा गया कि इस प्रकार से बैठक नहीं होनी चाहिए वरना कार्रवाई होगी। याद आया आपको? अब योगी आदित्यनाथ उस चीज से कितना उभर पाए हैं, जो ब्राह्मणों के अंदर या ब्राह्मण विधायकों के अंदर जो टीस थी, उस चीज से वो कितना निकल पाए हैं? आज अखिलेश यादव ने कह दिया पीडीए मतलब, पीडी मतलब पंडित है, और जितना पीड़ित करोगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। अखिलेश सियासी चोट करने में किसी तरीके से आज पीछे नहीं रह रहे, और पीडीए में पीडी पंडित बता गए। और ये क्यों कह रहे हैं? 15%, 13%, 14% जो ब्राह्मण है, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा किसी भी पार्टी की तरफ नहीं उतरेगा, लेकिन सेंधमारी अगर इसमें 4%, 5% हो गई, 8%, 7% अगर हो गई, तो फिर उसके बाद में सोचिए बीजेपी का क्या बुरा हाल होगा। 52 विधायक हैं और उसमें से ज्यादातर बीजेपी के ही पाले में है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी
पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। ये आंकड़ा आप देखिए और इस आंकड़े से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 2022 का आंकड़ा है। 2022 में 52 कुल ब्राह्मण विधायक थे, जिसमें 46 विधायक बीजेपी की तरफ गए और सिर्फ 6 विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ, सिर्फ 6। 2017 के अंदर 58 कुल ब्राह्मण विधायक जीत करके आए और इसमें से 48 बीजेपी की तरफ गए और सिर्फ 10 विधायक एसपी की तरफ गए। यानी थोक के भाव में उस तरफ वोट भी जा रहा है, थोक के भाव में उस तरफ से वोट आ भी रहा है, विधायक भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद में बीजेपी पर आरोप यह है कि बीजेपी एक डिप्टी सीएम तो बना देती है। पिछली बार दिनेश शर्मा को बनाया, दिनेश शर्मा को इस बार हटा दिया। दिनेश शर्मा इस वक्त में राज्यसभा के अंदर है, लेकिन उनकी कितनी चलती है, कहां पर वो दिखाई देते हैं, कहां पर उनकी पूछ हो रही है, ये आप सब जानते होंगे। कितना वो सुर्खियों में रहते हैं, बिल्कुल गायब गायब से है। कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कोई पावरफुल पोस्ट नहीं, कहीं कोई उनका दखल दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ अभी जो है ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम है, बीजेपी अपनी तरफ से सोशल इंजीनियरिंग दिखाती तो है कि हमारे पास में योगी आदित्यनाथ है, हालांकि उनको कहती कि भैया बाबा है, इनकी कोई जाति नहीं, लेकिन वो ठाकुर, ब्राह्मण और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर यानी एक कॉम्बिनेशन बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है कि भैया हमारे पास में सोशल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में ठाकुर ब्राह्मण भी हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा उसका वोट भी हम लेंगे, केशव प्रसाद मौर्य को दिखा करके। उनका भी हेलीकॉप्टर जो है वो तेल डलवा दिया जाता है उसके अंदर। जैसे ही चुनाव आता है तो केशव प्रसाद मौर्य का 17 में जब ये जीते थे तो ऐसे ही जीते थे। कई हेलीकॉप्टर जो है वो अलग अलग दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ को अलग हेलीकॉप्टर था, केशव प्रसाद मौर्य के पास में एक अलग हेलीकॉप्टर था, महेंद्र पांडे के पास में एक अलग हेलीकॉप्टर था, बताया जाता है। 8-10 हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दिए हुए थे। और एक मनोज सिन्हा साहब बाद में चले गए, वो जम्मू कश्मीर, उनकी भी बड़ी चर्चा थी। तो बीजेपी ने अलग अलग हेलीकॉप्टर के जरिए और सबको ये बताया कि देखो भाई यही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन बीजेपी, अब तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर आप किसी और को चेहरा बनाएंगे तो वैसे ही मामला बिगड़ जाता है। नितिन नवीन ने भी कह दिया था कि भैया हमारे पास में जो है वो मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, हमारे पास में राजनाथ भी हैं, अमित शाह भी हैं, सब नेतृत्व करते हैं, सब मेहनत करते हैं, तब जाकर के होता है। लेकिन सपा कह रही है कि भैया इनके यहां पर तो ब्राह्मण की कोई सुनता नहीं है। इतनी बड़ी नाम पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा और पूछते हैं ब्राह्मण कहां है। अरे भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है। होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। बताओ सही है कि नहीं सही है? ऐसे डिप्टी सीएम होने से क्या फायदा? मैं केवल अखिलेश जी के साथ राज्य मंत्री था, हमारी डीजीपी भी सुनता था और प्रमुख सचिव भी सुनता था। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमारे संस्कृत के अध्यापक 90% 99% ब्राह्मण हैं। संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने का काम हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी ने किया। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए पूरे खेल को, क्योंकि बयानबाजी, भाषणबाजी वो तो और लगातार तेज होती चली जाएगी। और भाषणबाजी और बयानबाजी राजनीति में ना हो तो फिर राजनीति किस बात की है। लेकिन आंकड़े किसकी तरफ गवाही दे रहे हैं, आंकड़े क्या बता रहे हैं, जरा इस तस्वीर को समझिए। पूर्वांचल में अगर देखें तो ब्राह्मणों का सबसे मजबूत प्रभाव माना जाता है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली, ये सबसे मजबूत पूर्वांचल का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में अवध में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र। प्रयागराज में काफी मजबूत है, प्रयागराज और उसके आसपास का क्षेत्र। कानपुर और मध्य यूपी में, सेंट्रल यूपी में वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर कानपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा गिना जाता है। और पूरा यूपी में अगर आप बात करें तो कई ऐसी चुनिंदा सीटें हैं। पश्चिमी यूपी के अंदर बुंदेलखंड की कई सीटें ऐसी है जहां पर ब्राह्मण
वोटर वो निर्णायक दिखाई देते हैं। 403 सीटें हैं, वहीं 10 से 12-13% जो है वो ब्राह्मण आबादी कही जाती है, और 115 सीटें ऐसी है जो ब्राह्मण प्रभाव वाली सीटें मानी जाती है। 15% ब्राह्मण प्रभाव वाले जिले हैं करीब करीब जो है। तो ये जो गणित है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। 115 सीटें हैं और 115 सीटों में से 52 विधायक वो बीजेपी उनमें से 48 अपने पास में ले लेती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, और इसमें से अगर आप आधी सेंधमारी भी कर दें तो सोचिए फिर कितना हो जाता है, फिर बहुत बड़ा हो जाता है। और ब्राह्मण वोटर के लिए एक बात कही जाती है कि वो वोकल है और वो दूसरों को एक तरीके से अपने प्रभाव में लेकर के पूरा नैरेटिव सेट करता है। अरे ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, क्योंकि दलित, पिछड़ा या जो शोषित वंचित जो तबका है वो बेचारा केवल सुनता सुनता है। मायावती जी कहती थी कि भाई हमारा जो वोटर है वो कभी बोलता नहीं है, वोकल नहीं है, लेकिन वो चुपचाप चुपचाप जाकर के वोट डाल करके आता है, क्योंकि वो बोलेगा, बहस करेगा तो उसकी क्या हालत होगी सब जानते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण वोटर है वो नैरेटिव बनाने का एक तरीके से काम करता है। कहीं पर चाय की टपरी पर खड़ा हुआ है, कहीं पर बस स्टैंड पर है, रेलवे स्टेशन पर है, तो वो एक तरीके से अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो बात अलग है कि उसकी जब अब बात सुनेंगे तो कितनी झूठ, कितनी सच, कितना सही, कितना गलत, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अब राजनीति है और राजनीति में हर कोई जो अपने लिए अवसर ढूंढता है। और अब चूंकि जब राम मंदिर का मामला है, चंदा चोरी का मामला है और बीजेपी की जो पिच है बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब वो कह रही पीडीए का मतलब जो है पंडित। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये भी मान करके चल रही कि भाई जो शोषित या पिछड़ा, जो दबा कुचला जो तबका है, वंचित जो तबका है, वो तो आएगा ही आएगा, और वो और ज्यादा आएगा अगर उसको ये लगेगा कि ऊपर से ब्राह्मण वो भी बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि ब्राह्मण भी जो है या राजपूत बनिया वो भी अगर समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान अगर हो रहा है, तो फिर जो शोषित वंचित जो तबका है, पिछड़ा दलित जो तबका है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि समाज में कई अलग अलग तबके, जैसे मुस्लिम है, अगर कांग्रेस मजबूत हो जाए, सपा कमजोर हो जाए, तो कांग्रेस जो है, माफ कीजिए, मुसलमान जो है वो सपा की तरफ नहीं जाएगा, कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। और अगर सपा मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस अलग लड़ रही है 403 सीटों के ऊपर, तो फिर कांग्रेस के साथ में मुसलमान नहीं जाएगा, वो सपा की तरफ चला जाएगा। कई ऐसे तबके होते हैं जो ये देखते हैं कि हमारा वोट खराब नहीं होना चाहिए, सरकार कौन बना रहा, बीजेपी को कौन हरा रहा, और वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। अब देखिए ये 2022 का गणित आप देखिए, 2022 में 403 सीटें कुल, जीत का अंतर जिन सीटों पर 10,000 से कम था, ऐसी 114 सीटें थी जिन पर 10,000 से कम का जीत का अंतर था, और इसमें से बीजेपी ने 63 सीटें जीती 114 में से, और सपा ने 41 सीटें जीती। जिन सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 से कम था, ऐसी सीटें 49 है, और इनमें से 25 सीटें वो बीजेपी ने जीती, माफ कीजिए सपा ने जीती, और 18 सीटें बीजेपी ने जीती। 1,000 से कम अंतर वाली 15 सीटें थी, 1,000 से कम अंतर वाली। तो ये जो निर्णायक सीटें हैं वो कहीं ना कहीं, या कम अंतर वाली जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप थोड़ी भी सेंधमारी इधर से उधर कर दें तो फिर बाजी पलट जाती है। याद करिए इमरान मसूद, उन्होंने एक बयान दिया, और अभी सपा के एक मुस्लिम सांसद रहे जावेद साहब, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक एक मुसलमान वो अपने 4-4 हिंदू दोस्त बनाए। इसका मतलब क्या होता है कि मुसलमान तो वोट करेगा ही करेगा, 4 हिंदू दोस्त और आपको बनाने हैं, और 4 हिंदू दोस्त आपने अगर बना लिए तो फिर उसके बाद में खेल पलट जाएगा। मतलब आप उधर से जो है वो लेकर के आइए, खींच करके लाइए, और जितना उधर से खींच करके लाएंगे उतनी ही सेंधमारी होगी और उतना ही बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में ये 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा देखिए। बीजेपी 255 सीट जीतती है, 41% उसका वोट शेयर होता है। अपना दल 12 सीटें, 1% वोट शेयर, और निषाद पार्टी 6 सीटें जीती और 1% से भी कम उसका वोट शेयर रहा। टोटल जो है वो एनडीए का 43% वोट शेयर रहा और 273 सीटें इनको मिलती है। अब दूसरी तरफ देखिए, सपा
वो 111 सीट जीतती है और 32% का वोट शेयर रहा, यानी करीब 9% वोट शेयर बीजेपी से कम रहा। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी, वो सपा के साथ में थी उस वक्त में, 8 सीटें जीती और तकरीबन 3% का वोट शेयर। सुहेलदेव भारतीय पार्टी यानी ये सुभाषपा, ये ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी, वो 6 सीटें जीतती है, तकरीबन 1.5% का उनका वोट शेयर रहा। 125 सीटें टोटल जीते और 36% का वोट शेयर। बीजेपी जहां 43% वोट शेयर के साथ में 273 सीट जीतती है और वहीं पर ये 125 सीट जीतते हैं 36% वोट शेयर के साथ में। अब देखिए जरा, ये 37 सीटें 2024 में मामला बिल्कुल उलट हो गया। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी जीत गई। 37 सीटें जीती और वोट शेयर कम है तब भी जीती, 33% वोट शेयर है। वोट शेयर कम 8% तब भी जो ज्यादा सीटें आई है। ऐसे ही बीजेपी 33 सीट मिलती है, 41% वोट शेयर उसका है। कांग्रेस को 6 सीट मिली, तकरीबन 10% का वोट शेयर। आरएलडी को 2 सीट, 1% का वोट शेयर और बाकी को 1-1 सीट मिली है। ये इंटरेस्टिंग है कि कम वोट शेयर के बावजूद समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट जीत गई, क्योंकि कांग्रेस का यहां पर साथ मिला। और कांग्रेस जो पहले राहुल गांधी की सीट हार गई थी अमेठी के अंदर, वो अमेठी भी जीत गई, रायबरेली भी जीत गई, कई सीटें, 6 सीटें जो है वो निकाल गए। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो बना 2024 के चुनाव में, अगर वो कॉम्बिनेशन फिर से बना तो बीजेपी को वाकई लेने के देने पड़ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ की फिर आप एक तरीके से कहिए कि यहां से विदाई तय हो सकती है। रहा बहुत मुश्किल है, आसान अखिलेश यादव के लिए भी नहीं है और आसान योगी आदित्यनाथ के लिए भी नहीं है, लेकिन दोनों के लिए करो और मरो की स्थिति है। अखिलेश के लिए करो और मरो की स्थिति इसलिए है क्योंकि अगर फिर परिसमन होगा, सरकार नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए मुश्किल है कि अगर यहां से हटे तो फिर उसके बाद में गुजरात लोबी बिल्कुल हाशिए पर डाल देगी, फिर खेल खत्म। और फिर उसके बाद में 29 का चुनाव, अगर यूपी बीजेपी हार गई तो 29 का चुनाव भी बीजेपी हार जाएगी। तो कुल मिलाकर के खेल जो है बहुत कांटे का है, फंस गया है। और ऐसे में अब क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव बीजेपी के वोटों में अगर सेंधमारी करने में कामयाब रहे तो खेल पलट भी सकता है, ये तय मान करके चलिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।